अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा। जी वालेकुम सलाम। सहर कामरान साहिबा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सुनामी आया हुआ है और ये सुनामी कोई तब्दीली का नहीं, कोई अच्छी चीजों का नहीं है, बल्कि ये सुनामी महंगाई का है। इस सुनामी के बाद हम देख रहे हैं कि लोग घरों से निकल आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनके लिए दवाएं महंगी है, सब्जी महंगी है, आटा महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है। क्या करे अवाम? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बिल्कुल महंगाई का सुनामी ही है। बजट आने के बाद हर रोज ऐसा लगता है कि मिनी बजट आ रहा है। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल बजट के बाद से कई दफा जो है वो आपको पेट्रोल की डीजल की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है, बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, गैस की कीमत बढ़ रही है, डॉलर जो है वो उसकी कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी हो रही है। फिर आप ये देखें कि उसका असर हर जो कमोडिटी है उस पर पड़ रहा है। यानी हर वो चीज, चाहे वो फल फ्रूट कहे, चाहे वो अद्वियात कहें, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें कहें, हर चीज जो है वो जो एक कुव्वत खरीद है आवाम की उससे बाहर हो गई है, जिसने आज आवाम को सड़कों पे निकलने पे मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। हमें सियासी जमातों का भी एहतजाज नजर आ रहा है, हमें मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, ताजिर है, हारी है, किसान, मजदूर, हर शख्स जो है वो इस वक्त महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। और मैं बताऊँ सबसे ज्यादा जो तबका मुतासिर है वो सफेद पोश तबका है, मिडिल क्लास, जो कि ना हाथ फैला सकता है, ना भीख मांग बिल्कुल। सकता है, न तो वो जो है वो किस कर्ब से गुजर रहा है। क्योंकि इस वक्त हर चीज, चाहे आप ये नहीं कहें कि आप मुर्गी गोश्त की बात करें, इस वक्त सब्जी आप नहीं खरीद सकते। आप आलू, टमाटर, प्याज की कीमत में इजाफा हो गया है। रोजाना की जो आपकी जो एक जरूरियात की जिंदगी है वो आपकी कुव्वत खरीद से बाहर चली गई है। मेरे पास कुछ अदाद शुमार है, स्टेट बैंक की अभी हालिया रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक सितंबर 2021 में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1 अरब 11 करोड़ डॉलर रहा। फिर दरामदात जो है वो 6 अरब 7 करोड़ डॉलर रही, जबकि बरामदात जो है 2 अरब 64 करोड़ डॉलर। यानी सितंबर 2021 में तिजारती खसारा 3 अरब 43 करोड़ डॉलर रहा, जो कि सही। इंतहाई तशवीश की बात है। और ये अदाद शुमार स्टेट बैंक के हैं, ये मैं कहीं और से नहीं, ये अदाद शुमार जो है स्टेट बैंक के हैं। और रवा माली साल की पहली सहमाई में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा। इसी तरीके से जो है सितंबर में तिजारत, खदमात और आमदन का जो खसारा है वो 3.87 अरब डॉलर रहा। तो ये में 87 अरब डॉलर, 3.87 अरब डॉलर जो है ये खसारा रहा। तो ये जो फिगर्स हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं बिल्कुल। और बड़े कंसर्निंग हैं। क्योंकि आप ये देखें कि एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर इसके क्या असरात पड़ते हैं। जब आप रोजमर्रा की चीजें न खरीद ना सकें, जब आप घर पे अद्वियात न ले जा सके, हमने देखा इसका असर आपको ये भी नजर आया। हमने ऐसे भी वाकया देखे दिल दहलाने वाले कि जहां पर जो है वो लोग, एक शख्स का सामने आया है कि जो उसने अपने बच्चों को भी जहर दे दिया, खुद जी। भी खुदकुशी कर ली। ठीक है, ऐसे भी हमारे सामने आए कि लोग जो है वो बीमार है, इलाज के लिए नहीं जाते। ऐसे भी सामने आए कि जहां पर जो है वो बेरोजगारी में इजाफे की वजह से लोग परेशान है। या आप भी देखें कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया है, उठा उनकी ली। फीस नहीं दे सकते। ये बहुत जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं समझती हूँ हुकूमत को इसके ऊपर एक सीरियसली तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि महज जो है रोजाना जो हम जो देखते हैं कि आप ये जो फिगर्स कोट करते हैं, अवाम का पेट उन फिगर्स से नहीं भरता। अवाम सही, को जो है बिल्कुल सही। खाने के लिए रोटी चाहिए, अवाम को जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं वो चाहिए है, अवाम को जो है एक जिंदगी के अंदर इस्तेकाम, एक तसलसल चाहिए है। अगर जो है मैं समझ नहीं आता कि हम इतने कर्जे लेते जा रहे हैं। अभी भी आप ये देखें कि आईएमएफ का जो मुआहिदा है वो तय नहीं पाया और डू मोर का मुतालबा है। और अभी जो जो कंडीशंस जो उन्होंने आईएमएफ सामने लेकर आए हैं वो दोबारा ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही तशवीश का बायस है। क्योंकि आईएमएफ ने किस जारी नहीं की और किस जारी करने के लिए जिन शराइत के बारे में कहा है उसमें जो है वो टैक्स के महासिल बढ़ाने बढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल। निजकारी प्रोग्राम में अमल दरामद कराना पड़ेगा, जो पावर सेक्टर में इस्लाहात हैं वो उनके मुतालिक जो शराइत हैं उन पे भी अमल दरामद करना होगा, शराय सूद भी बढ़ानी होगी और डॉलर का मार्केट रेट भी मुकर्रर करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो है वो डॉलर की उड़ान ऊंची और रुपया जो है उसकी कदर में
मुसलसल जो है वो गिरावट नजर आ रही है। अब आप ये देखें कि इसकी वजह से तमाम वो अशिया, स्पेशली आप ये देखें कि मैंने भी आपको फिगर्स बताए कि हमारी जो है इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है। तो बिल्कुल। उसका असर तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये देखें कि वो पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, उसका असर जो है वो आम आदमी के ऊपर बिल्कुल आ रहा है। और अब कितने टैक्स बढ़ेंगे रोज, यानी अब फिर दोबारा जो है वो सर्कुलर डेट करने के लिए, कम करने के लिए दोबारा जो है किसी किस्म का जो है वो टैक्स और होगा। हम जब बिल उठाते हैं तो हमारा जो बिल आता है उसके साथ जो इजाफी रकम लगी होती है टैक्सों की, वो देखें तो जो है ना होश उड़ जाते हैं। सही बात इसी है। तरीके से जो है अभी जो है एलएनजी के मुआहदे नहीं हुए, इस दफा गैस आपको नहीं मिलने वाली है सर्दियों में। आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो ये बताएं कि जब एक तरफ टैक्स भी हो रहा है और उससे जो है कोई फलाही जो है काम भी नहीं हो रहा है, आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा, दूसरा जो इतने कर्जे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई इस तरह की डेवलपमेंट भी नजर नहीं आ रही। तो एक बड़ा, एक मैं समझती हूँ कि वैलिड सवाल है जो कि पाकिस्तान के अवाम के जहनों में है। लेकिन मैं कहती हूँ अब तो बात सवाल से आगे निकल गई। सही अब बात तो है। बात यह है कि लोग जो है वो मजबूर हो गए, क्योंकि जिस सोसाइटी की, जिस माशरे की मिडिल क्लास कोलैप्स कर जाए, उस माशरे का रहना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखें जो गरीब है वो तो, जो जो दिहाड़ीदार है वो तो पता नहीं कैसे, किसी दिन रोजगार मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता, किसी दिन फाका करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है ऐसा ना हो कि हम सब जो है वो सैलानी ट्रस्ट के जो है वो लंगर खाने पे ही पहुंच जाएं और कोई खैराती पनागाहों तक पहुंच जाएं, क्योंकि एक आम आदमी का जिंदा रहना इन हालात में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 3 साल तो गुजर गए, अवाम बेचारे आज भी तब्दीली ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि अगले जो 2 साल हैं उनमें कहीं कोई तब्दीली, ऐसी तब्दीली जिससे अवाम खुश होंगे, नजर आने के इम्कान है? देखिए ये तो हुकूमत की अपनी, देखिए एमआईएमएफ से नेगोशिएशंस क्या की जा रही हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान जो है डूम मोर के आगे बिल्कुल सरेंडर कर रहा है, या मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था कि आईएमएफ से आपने कर्जा किन शराइत पे लिया है, और जो है क्या वे फॉरवर्ड था पाकिस्तान के लिए। जिस तेजी से हमारे यहाँ वजीर खजाना बदले गए पिछले 3 साल के अंदर, और फिर खुद जो है वजीर आजम साहब ने फरमाया, इमरान खान साहब ने, कि जो है वो शायद जो है वो उनकी अहलियत पे जो उनका एतमाद था वो उस पर पूरे नहीं उतरे, या जो है उन्होंने ये भी बताया कि कुछ माफिया हैं जो उनके खिलाफ है। तो मेरा ख्याल था कि ये अब ये चौथे साल में हुकूमत दाखिल हो गई, तो उनको वो माफिया आइडेंटिफाई करने चाहिए थे, और ये भी देखना चाहिए था कि माशी टीम से जो है वो कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, क्यों जो है वो जो चीजें हैं वो सिर्फ हमें रोजाना एक जितनी तवज्जो दी जाती है कि अवाम को रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिगर्स कम्युनिकेट किए जाए, अमली इकदाम क्यों नहीं हुए। यानी वो जो जिन चीजों का मंशूर में वादा था कि जी 1 करोड़ नौकरियां निकलेंगी, 50 लाख घर बनेंगे, माफ कीजिएगा, या जिस तरीके से जो है वो तरक्की और डेवलपमेंट होगी वो हमें नजर नहीं आई। बिल्कुल। इसी तरीके से जो है ये था कि कर्जा नहीं लिया जाएगा, हमने देखा कर्जे में तो इजाफा हुआ, लेकिन हमें उस कर्जे का जो कोई बेनिफिट जो है पाकिस्तान के अवाम को जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो ये भी मैं समझती हूँ कि इंतहाई तशवीश की बात है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और अभी एक रिपोर्ट हालिया आई थी जिसके अंदर जो है ये प्लस कंसल्टेंट की, जिसके अंदर जो है इस सर्वे में ये बताया गया कि वजीर आजम की माशी पॉलिसियों पे भरोसा करने वालों की तादाद में जो है भरोसा भरोसा ना ना करने करने वालों वालों की की तादाद में तादाद में इजाफा होगा। इजाफा हो रहा है। जी। जी, यानी जुलाई 2021 में 35% अवाम ने वजीर आजम की माशी पॉलिसियों पे एतबार किया था, और अब जो है वो एतबार नहीं किया था। यानी जुलाई 2021 में 35% अवाम ने वजीर आजम की माशी पॉलिसियों पे एतबार नहीं किया था। अब ये तादाद जो एतबार नहीं करती वजीर आजम साहब की पॉलिसियों पे, उसकी जो है तादाद बढ़ के 57% तक पहुंच गई है। इसी तरीके से माशी सिम दुरुस्त ना समझने वाले अफराद जो कि पहले जो है वो कम थे, उसमें भी 19% इजाफा हुआ, और अब ये तादाद जो है 75% पहुंच गई, जो लोग समझते हैं कि माशी सिम दुरुस्त नहीं है। तो अब जो है मैं समझती हूँ कि अवाम की तरफ से इस किस्म का रिएक्शन आना और इस किस्म के सर्वे आना बड़ा अलार्मिंग है। इस मामले को संजीदगी से लेना होगा। हम अभी भी समझते हैं कि हमारे यहाँ जो तरजीहात हैं वो मुख्तलिफ है,
यकीनन हमारे मजहबी जज्बात अपनी जगह, लेकिन सिर्फ कवालियों से या सिर्फ जो है अथॉरिटीज बनाने से मसले हल नहीं होंगे। हमें ये देखना होगा कि जो है असल मसाइल क्या है। आप रोजाना एक सब बताएं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसका लाए अमल बना रहे हैं, वो दिसंबर तक मिल जाएंगी। दिसंबर तक पाकिस्तान के अवाम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, सही बात है। ये मतलब इन तमाम चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि महंगाई जिस तरीके से, अब आप ये देखें कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का जो बैकबोन है वो हमारी एग्रीकल्चर है। ठीक है, मगर आप एग्रीकल्चर को आप देखें तो डीएपी की कीमत जो है इस वक्त 7,000 से ज्यादा हो चुकी है, यूरिया की कीमत 2,000 से ज्यादा है। इसी, और वो भी आपको ब्लैक में भी नहीं मिलती। फिर एसओपी की कीमत इसी तरीके से 6,000 क्रॉस कर चुकी है। फिर इसी तरीके से जो अद्वियात हैं जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती हैं, उन सब की कीमतों में एक बड़ा जंप आया है। जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, जब जो है वो डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, तो और जो है हर चीज की कीमत में इजाफा होता है। फिर इसके साथ साथ आप जो किसान जो है ट्रैक्टर में डीजल चला के हल चलाते थे, उनको आप ये देखें कि उनके ये हाल हो गए कि अब शायद वो जो है ना बैलों की जोड़ियां दोबारा खरीदेंगे, सही क्योंकि बात है। डीजल जो है अफोर्ड करना वो मुमकिन नहीं रहा। मैं भी सुन रही थी हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके बयान को, वो फरमा रहे थे कि जो है शायद बम्पर क्रॉप्स हुई है। मैं बताऊं कि अगर बम्पर क्रॉप होती तो शायद आपको 4 लाख टन गंदम दरामद करने की जरूरत ना ना पड़ती। पड़ती। तो ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगी नेक्स्ट अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो आपकी फूड सिक्योरिटी होगी। क्योंकि आज जो है आपकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन है 1 एकड़ पे 50 से 60 हजार हो गई है, जो एक आम किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो शायद वो अपने घर खाने के लिए तो कुछ दाने उगा लेगा, लेकिन वो पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करने के लिए नहीं उगाएगा। फिर यही होगा कि आप जो है वो इम्पोर्ट करेंगे, जो गजाई अजनास है वो भी इम्पोर्ट करेंगे। तो फिर और डॉलर की जो इतनी जो है बढ़ती जा रही है कदर, और रुपए की गिरती जा रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत हुकूमत को इस पे गौर करना पड़ेगा। आप खामखाई पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं। आप एक आम किसान से जाके पूछें कि वो इस दफा कोई भी फसल लगा भी सकता है या नहीं लगा सकता। फिर स्पेशली वो फसलें जिनकी शेल लाइफ जो है वो कम है, और किसान लगा लेता है, और जब देखता है कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसकी कीमत जो सारिफ मिलती है, जो खरीदने वालों को, सारिफिन को, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, किसान को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वो ऐसा ना हो कि वो उन फसलों को लगाना ही छोड़ दे। ये इन तमाम चीजों पे हमें गौर करने की जरूरत है। लेकिन देखे ना, वो तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसानों को किसान कार्ड दे दिया, आपने एक सेहत कार्ड दे दिया, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। एहसास प्रोग्राम के तहत आपने कुछ लोगों को 12,000 रुपए दे दिए, तो बस यहीं पे आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। क्या तब्दीली के नाम पर ये कार्ड ही दिखाने थे? देखिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यकीनन जो पिछले हुए हमारे तबकात हैं उनके लिए था, कि जी स्पेशली खवातीन को एम्पावर करने के लिए, और जो लोग जिनकी जो के उस तबके से ताल्लुक रखते थे। लेकिन मैं ये बताऊं कि आज ये वक्त आ गया है कि जो मिडिल क्लास है वो कोलैप्स कर रही है। आप उसके बारे में सोचें कि जो वो लोग, जो सफेद पोश लोग हैं, जो सड़क पे जाके भीख भी नहीं मांग सकते, जो लंगर खाने में जाने से भी शर्मसार है, वो किधर जाएं। वो क्राइम किधर रेट है? बढ़ रहा है, ठीक है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। और फिर ऐसे हालात के अंदर जो गवर्नर स्टेट बैंक का जो स्टेटमेंट सामने आया रजा बाकिर साहब का, तो मैं समझती हूँ वो तो जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर था। उन्होंने कहा वो कि तो जब एक डॉलर अनोखी की कदर मंतक थी। बढ़ती, बिल्कुल मैं ही समझती हूँ कि इस पर तो शायद वजीर आजम को इस्तीफा तलब करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नर स्टेट बैंक इस किस्म का बयान कैसे दे सकते हैं कि अगर आपने जो है वो डॉलर की कदर बढ़ रही है और रुपए की कदर गिर रही है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा हो रहा है। आप ये भी तो सोचें कि जब वो कन्वर्जन रेट में चले, उनको 100 के 200 मिल गए, लेकिन आप उन्होंने जो चीज खरीदनी हो तो 300 की हो गई। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। आप और फिर 70 लाख अगर आपके पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, तो बाकी जो 22 करोड़ अवाम है वो क्या करें। उसका कौन तो मैं ये सोचेगा? समझती हूँ ये बहुत ही एक जो है गैर जिम्मेदाराना बयान था, और बहुत ही गैर मौजूद बयान था। और ये इससे अंदाजा हो रहा है कि आपकी जो तरजीहात है या आपकी जो फोकस है वो मईशत की तरफ कैसा है, और किस वजह से जो है वो एकदम से। और अब ये आईएमएफ से मुआहदे के बाद अगर रुपए की कदर मजीद गिरती है, तो पहले तो वजीर आजम साहब बिल्कुल यही फरमाते थे कि जब रुपए की कदर गिरती है तो कितना कर्जों में इजाफा होता है, और आज जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक कुछ और फरमा रहे हैं।
तो मैं तो समझती हूँ कि इसका फौरन नोटिस लेना चाहिए था नोटिस लेना वजीर चाहिए। आजम साहब को। और ये देखना चाहिए था कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो आज किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और शायद वो ये तो कहते थे, खुद वजीर आजम साहब का ख्याल था कि महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा उनका अपना। तो मैं कहती हूँ कि वो लोग जो 20,000 रुपए माहाना कमाने वाले हैं, या वो लोग जो वो भी नहीं कमाते, जो रोजाना की मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, वो क्या करें? वो क्या वो करेंगे? क्या करें? अब क्या लोग जो है वो अपनी, मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे और साइकिलें शुरू हो जाएंगी, या यही फिर मैं होगा। कहूंगी कि ठीक है कि जो है वो, अब सुना है कि जी गधों की अफजाइश में काफी इजाफा हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा ना हो कि अब बिल्कुल। लोग, अब हमें सड़कों पे पाकिस्तान के गधा गाड़ियां ही चलती नजर आए। दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन, और इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। इसको मजीद जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज हर चीज की कीमत में रोजाना की बुनियाद पे इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है, बिल्कुल रोजाना बिल्कुल। की बुनियाद के ऊपर आपकी खबरें शुरू होती हैं तो पता लगता है कि आलू, टमाटर, प्याज, एक सौ उसकी कीमत में चालीस रुपए कितना किलो इजाफा हो गया। टमाटर। जी। तो अब ये है कि आप टमाटर ना खाइए बिल्कुल। अब आप जो है बगैर टमाटर के सालन बनाना शुरू, सालन में क्या डालेंगे? गोश्त आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है, चिकन आप नहीं खरीद सकते, सब्जियां आप नहीं ले सकते, तो अब क्या क्या डालेंगे अब जो तो है? दाल भी महंगी दालें भी कर दी बहुत है। महंगी हो गई हैं। ठीक है, दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं। तो फिर अब जो है वो क्या, किस चीज का सालन बनेगा और क्या चीज जो है वो खाई जाएगी? ये गंदम भी बहुत महंगी है। और हम जो है ना रोजाना बम्पर फाका क्रॉप के कशी पे बारे में मजबूर सुनते किया जा रहा है कि घबराना नहीं है, मर जाएं बेशक, और सुकून तो वैसे भी कब्र में ही है, वजीर आजम साहब कहते हैं। अच्छा, मुझे सहर साहिबा एक छोटा सा सवाल मैं जरूर यहाँ पे करना चाहूंगी, ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि पीडीएम ने जो है वो एहतजाज का कॉल दे दी है और एहतजाज शुरू कर दिया है महंगाई के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि कराची में भी हम देख रहे हैं काफी मकामात पे जो है वो धरना दिए हुए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में जो कराची में मौजूद सियासी जमातें हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं समझती हूँ कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें वो भी आवाज बुलंद कर रही हैं, पीपल्स पार्टी के भी एहतजाज हर जगह पे जारी हैं, जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं। देखिए, जो सियासी जमातें हैं वो अपने आप को अवाम से अलग नहीं कर सकती, और मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अब मजीद जो है हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज है उनका बोझ उठाने से कासिर हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो ये समझती हैं कि अगर इसका बोझ उठाएंगे तो अगली दफा वो अवाम को इलेक्शन में फेस नहीं कर सकेंगे। तो मैं सब आज जिस तरह के बुहरानों का पाकिस्तान को सामना है, अदर देन महंगाई, उसके अंदर ये तो मैं समझती हूँ कि एक बड़ा जो है एक कंट्रीब्यूशन जो है महंगाई कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी चैलेंजिंग हालात हैं और हुकूमत का फोकस इस पे बहुत जरूरी है। मैं तो समझती हूँ कि वजीर आजम साहब को संजीदगी से जो मीटिंग बुलानी चाहिए, वो ड्रामों पे बात ना करें, वो कवालियों पे बात ना करें, वो जो है खवातीन के लिबास पे बात ना करें, वो बात करें उन इश्यूज पे जो अवाम के इश्यूज हैं। यानी आपके पेट में रोटी होगी तो आप ड्रामे भी देखेंगे, बिल्कुल आपके पेट में बिल्कुल। रोटी होगी तो आप कवालियां भी सुनेंगे, आपके पेट में रोटी होगी तो आप लिबास की तरफ भी देखेंगे। लेकिन अगर आपके पेट में रोटी नहीं होगी तो आपके लिए ये तमाम चीजें बेमायने हो जाती हैं। तो ये हुकूमत को अपनी तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत है। चौथा साल आ गया, ये हर बजट के बाद जो है अब रोजाना की बुनियाद पे अगर मिनी बजट आएंगे, उसकी एक वजह यह भी है कि मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट में से रुजू करने का जो एक तरीकेकार है या वो बहुत कम है। जो एक वो फैसले कर रहे हैं, जो लोग जिन टीम के ऊपर बहुत फख्र करते थे वजीर आजम साहब, और उन्हें इलेक्शन से पहले ही बताया था कि असद उमर साहब जो है वो उनके जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि बेहतरीन टीम है। तो फिर उन्हें थोड़े अरसे में उनको बरतरफ करके बता दिया कि उनकी जो जिसपे वो तकिया था वही पत्ते हवा देने हवा लगे। देने लगे। तो हाँ, तो वो जो है वो उनकी उनकी तवक्कुआत गलत थी। और आज हम वो नताइज देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जिस तरीके से आप अपनी माशी टीम बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की या तो दाखिली हालात का अंदाजा नहीं है, या उनकी तरजीहात नहीं है, या वो उस तरीके से समझ नहीं रहे, या वो समझते हैं कि वो तो किसी को कल जवाबदेह नहीं है, वो आज आए हैं कल चले जाएंगे। अभी तो आप ही देखें कि वजीर खजाना जो कल तक वजीर खजाना थे, उनका बर वक्त जो है उनको पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, वो चीज भी डिले कर दी गई, और अब वो जो है मुशीर खजाना है। देखिए, जब इस किस्म के हालात में आपकी फाइनेंशियल टीम जो है, जो आपकी इकोनॉमिक टीम है, वो खुद भी अनसर्टेनिटी का शिकार होगी, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगी? क्या रिजल्ट अगर देगी? आप जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो माहिरीन हैं, आप उन्हीं पे
इन्हिसार करते या आप अपोजिशन की भी जो से भी मुशावरत करते, आप सबको साथ लेके चलते, तो शायद इतने बुरानों से बचा जा सकता था। मैं कहती हूँ बहुत देर कर दी है आपने। सही सही। बिल्कुल सहर कामरान साहबा सही कह रही हैं। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए लाइव विद सहर कामरान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल। सहर कामरान साहिबा, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में रख दिया है और निकालने से मना कर दिया है। 36 में से 30 नुकात पर हमने अमल दरामद कर लिया, तो उसके बावजूद हमें ग्रे लिस्ट में रखा क्यों? देखिए बिल्कुल जो एफएटीएफ की भी हमसे यही कह रहा है कि डू मोर। इस वक्त जो है ना, डू मोर का मंत्रा बड़ा है। अब वो हमें हर आईएमएफ से भी सुनने को मिल रहा है, वो हमें एफएटीएफ से भी सुनने को मिल रहा है। अब हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान ने कई नुकात पर अमल किया, लेकिन अभी भी जो है समझते हैं कि काउंटर टेररिज्म जो है वो इशू जो है वो टेररिज्म फाइनेंसिंग का इशू बाकी है। बुनियादी तौर पर तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है वो कायम की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है 9/11 के बाद इसके अंदर जो है वो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग भी आ गई। लेकिन जो असल चीज है हमें वो भी देखनी है कि इसके 37 ममालिक जो है इसके मेंबर हैं, जिसमें भारत तो है और पाकिस्तान नहीं है। इसके अलावा जीसीसी भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इसका मेंबर नहीं है और भारत इसका मेंबर है, और तो हमें ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान को एक कड़े इम्तिहान से गुजरना भी पड़ता है। फिर जिस तरह की सूरत हाल है दहशतगर्दी को लेके, बार बार जो है या दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग को लेके बार बार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उंगलियां भी उठती हैं। लेकिन हमाद अजहर साहब जो है वो मुतमईन है और वो ये समझते हैं कि शायद जो है अगली बारी शायद पाकिस्तान जो है वो व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। ये हम पिछली बारी भी सोच रहे थे और ये अभी अगली बारी भी आ गई। लेकिन असल जो चीज़ है ना, मैं समझती हूँ कि आप जितने भी पॉइंट्स पे अमल करें, असल चीज़ है आपकी डिप्लोमेसी कैसी है। उन 37 कंट्रीज में एक भारत है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं 36, उनको आप देखें। फिर आप जो है जीसीसी के अंदर आप एक अच्छी फाल डिप्लोमेसी कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन में कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं, इतनी कानून साजी की है, उन सब के बारे में ब्रीफ करें, बताएं। मुझे लगता है हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, वो हमारी सबसे कमजोर सिफारतकारी है। हम उतनी प्रोएक्टिव तरीके से जो है ना नहीं रीच आउट करते। हमारे यहाँ जब एक रिएक्शनरी तो रहता है सिलसिला के, कोई मामला हो गया तो हमने रिएक्शन दिखा दिया, कोई मामला हो गया तो हमने जो है फौरी तौर पे कुछ बयानात दे दिए। लेकिन ये होता है कि आप ये देखें कि जो भारत का डिस्कोर्स होता है, भारत की सिफारतकारी होती है, वो तसलसल के साथ चलती है और खामोशी के साथ चलती है। हमें ये आर्ट जो है वो लर्न करना पड़ेगा कि जो है वो कैसे जो है हमें यही तरीकेकार अपनाना है और एक अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है। पहले इसमें 27 पॉइंट थे, पाकिस्तान ने उनमें से 26 पर अमल किया। फिर उसके बाद से मजीद जो है 6-7 पॉइंट ऐड हो गए, उनमें से भी कुछ पॉइंट से अमल कर लिया, कई कानून साजियां हो गई। अब जो है कि अगला इजलास जो है वो फरवरी 2022 में होगा। उसमें जो है वो किस किस्म का सिलसिला रहता है वो भी हमें देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जहां वो कुछ नुकात के ऊपर इत्मीनान का इजहार करते हैं, वहीं पर जो है एक जो दहशत गर्दों की माली माउनत है उसके लिहाज से, या दहशत गर्दों की जो है जो फाइनेंसिंग है उसमें मुलव्वस लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, उनके ऊपर जो है वो सवालात उठते रहते हैं। तो पाकिस्तान को जो अपना एक निज़ाम है उसको ऊपर भी एक संजीदगी से तवज्जो देनी होगी कि हम जहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हम उनको डेफिनेटली कम्युनिकेट करें और ये बताएं कि जी हमारा जो है एक इसके ऊपर एक भरपूर हमारी ये प्रायोरिटी है, ये हमारी अपने मफाद में भी है। पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक बड़ी तवील जंग लड़ी है और पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान भी था, उसके ऊपर भी मैं समझती हूँ कि मुकम्मल अमल दरामद हो जाता तो हमारे ये सारे नुकात हम वैसे ही जो है वो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर ये भी है कि भारत भी इसके अंदर कोई ऐसा मौका नहीं जाने देगा जहां वो पाकिस्तान को चैलेंज ना करे, और उसका एक ही तरीका है
कि आप इस एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल काइंड ऑफ एंटिटी है, इससे डील करने का तरीका यही है कि आप एक प्रोएक्टिव तरीके से आगे बढ़ें। आप जो है वो जो दूसरे ममालिक हैं उनके सामने अपना स्कोर कार्ड रखें कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको बयान करें। सिर्फ एक मीटिंग का आप इंतजार ना करें, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर शायद जो है वो आपकी मौजूदगी ही नहीं है। सही। जब आपकी मौजूदगी नहीं है तो आप उसके अंदर किस तरीके से जो है वो अपनी जो है वकालत उस तरीके से कर पाएंगे। और भारत हमेशा पाकिस्तान की के ऊपर ये एक टेररिज्म से लिंक करना चाहता है पाकिस्तान को, तो वो जो है कोई ऐसा मौका जो है वो जाने नहीं देगा। सही सही। तो मतलब हमें अपनी सिफारतकारी को मजबूत करने के साथ साथ भारत की जो चालें हैं उनसे भी खबरदार रहना पड़ेगा। हाँ, स्पेशली और दहशत गर्दों की माली माउनत करने वाले जो अफराद हैं, जो तंजीमें हैं, उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी होगी और कार्रवाई दिखानी होगी। जहाँ पे रोजाना आपके मुल्क का अमन चैलेंज हो जाए, जहाँ पे रोजाना जो है वो इस किस्म के हालात हो जाए कि पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठें। आप ये देखें, जहाँ अभी अगर अफगानिस्तान में कोई बात होती है तो उसका सिलसिला पाकिस्तान से जोड़ दिया जोड़ जाता दिया है। जाता है। अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात होते हैं, अभी आप देखें, अभी भी जो है कुछ पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर काफी जो है वो आपको अलार्मिंग किस्म के हालात नजर आते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो है वो एहतजाज जारी है, टीएलपी का। तो इसको भी जो है ना, मेरे ख्याल है कि उसके भी क्या मैसेज जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिस तरीके से उनसे मुआहिदा किया जी। हुकूमत ने, और ये फ्रांसीसी सफीर को जो है मुल्क बदर करने की का मुआहिदा कर लिया। और उससे पहले जो है वजीर आजम ने, जब वो हुकूमत में नहीं थे, उनको सपोर्ट भी किया। और उसके बाद भी जो है हुकूमत में आने के बाद भी जो मुआहिदे उनसे कर लिए, अब उसके बाद मैं समझती हूँ कि आज की सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। सही जिस तरह सही। की हमें सूरत हाल लाहौर की सड़कों पे नजर आ रही है, जिस तरह से कंटेनर्स हमें इस्लामाबाद में नजर आ अलमिया रहे है। हैं, दुनिया इसको किसी और नजर से देखती है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। दुनिया इस एक तरफ आपने उसको कलअदम तंजीम करार दिया हुआ है, एक तरफ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेती है। तो ये जो है मैं समझती हूँ कि इस किस्म के तजादात जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बनते हैं, क्योंकि भारत में ऐसा कोई मौका जाने नहीं देगा सही सही। जहाँ पे अच्छा, वो तो सहर फैसले कामरान करें। साहबा, और आपको क्या लगता है कि क्या हमारे मुल्क में जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, यही वजह तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है, यही वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कानून की हुक्मरानी के लिहाज से बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, 139वें में से मेरा ख्याल है 130वें नंबर पर है हम। जी बिल्कुल, ये जो अभी एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सामने आई थी, वो भी काफी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो है वो तशवीश का बायस है। क्योंकि पाकिस्तान जो है उन दुनिया के ममालिक में जो है 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर आया है। जी कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ जी के जी। इंडेक्स इंडेक्स जो 2021 जारी की गई है। और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इस तरह का पाकिस्तान का इमेज और इस किस्म का तासुर क्यों आ रहा है। जनूबी एशिया में भी पाकिस्तान जो है बदतरीन कारकर्दगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। जी। इसी तरीके यानी इसी तरीके से पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और नेपाल भी जो है वो भी हमसे कानून की बेहतर है। हुक्मरानी के लिहाज से बेहतर बेहतर जो है समझते हैं। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि क्यों हमने अपने हालात ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क को, यानी इतने एक अजीम मुल्क को, इस लिहाज से समझते हैं कि जी यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अलावा जो है तमाम ममालिक जो है वो पाकिस्तान से ऊपर है, और पाकिस्तान जो है समझते हैं कि इसके अंदर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। फिर अभी आप ये देखें कि हालिया जो चीजें सामने आई, जिस तरह से जो है वो जर्नलिस्ट जो है उनके फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और खुद उसको जो है खुद हुकूमती जो मुशीर वज़रा है उसको तस्लीम भी कर रहे हैं। जी तो आसमा शराजी का जो है फोन टेप हुआ, उससे पहले जिस तरीके से जो है जिस तरीके के ऐसे कानून है कि मीडिया को कंट्रोल करना या इंसानी हकूक के मुतालिक, जो देखें इसमें इंसानी हकूक के बारे में हमारी क्या कारकर्दगी है, ये तमाम चीजें दुनिया में देखी जाती हैं और इसका असरात हर चीज पे पड़ते हैं। देखिए, हम पिछला प्रोग्राम मैंने किया यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर जो है एंड्रोला कमिनारा के साथ, उन्होंने भी बताया कि जो जीएसपी प्लस है वो मुंसलिक है, वो लिंक्ड है
पाकिस्तान के अंदर जो है जो कन्वेंशन पाकिस्तान जिनका सिग्नेटरी है, इंसानी हकूक से मुताल्लिक है, उनके अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी के ऊपर, और सही। जो अगली स्क्रूटनी होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि सही। देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने कन्वेंशन जो साइन कर लिए हैं, बाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन है, जीएसपी प्लस से पहले भी पाकिस्तान ने साइन किए, तो ये जो जीएसपी प्लस 2023 में खत्म हो जाएगा, 2000 जो नया मुआहिदा होगा उसके अंदर पाकिस्तान किधर खड़ा होगा। तो सही। ये तमाम चीजें पाकिस्तान को इंसानी हकूक के मामलात में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऊपर नजर आए और जनूबी एशिया में एक बदतरीन मुल्क नजर आए और दुनिया के 139 मुल्क में 130वें नंबर पे नजर आए, तो ये पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी जो है बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है, और हुकूमत के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए कि क्यों हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्यों हमारे मुल्क में जो हकूक है बुनियादी, जो जिनकी गारंटी हमारा अपना आइन भी देता है, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है, क्यों हम अपना सिस्टम बेहतर नहीं कर सकते, क्यों इंसाफ का मयार इतना कमतर है। ये तमाम बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी मुल्क में होनी चाहिए। पाकिस्तान का कयाम तो इन्हीं नुकात पर हुआ इन्हीं था। नुकात पर हुआ था। तो पाकिस्तान सहर साहबा, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बड़े अच्छे सजेशन देती हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त हुकूमत को और हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? किस देखिए तरह मैं हम इस समझती हूँ कारकर्दगी कि को बेहतर बना सकते हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि आप ना किसी और की शराइत को देखें, आप अपने मुल्क के आइन को देखें, अपने सही मुल्क है। के आइन पे अमल दरामद करें। आप जो है नेशनल एक्शन प्लान आपकी पार्लियामेंट ने पास किया था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे, आप उसके ऊपर अमल दरामद करें। आप ये जो है जो लूप होल्स हैं उनको जो है आप ओवरकम करें, ताकि पाकिस्तान की दुनिया में साख बेहतर हो। वरना फिर हम जो मर्जी बात करें, पाकिस्तान को जो है उन ऐसे मुल्कों में देखा जाएगा जहाँ पे ना इंसाफ है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के अंदर कोई जो है कमिटमेंट है। हमारी सारी कुर्बानियां जो कि हमने 83,000 जाने हमारी जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो कुर्बान हुई हैं, हमारे हमें इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हमारा सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी डिस्टर्ब हुआ है, उसके बावजूद भी हम दुनिया की नजर के अंदर बदतरीन मुल्कों की फहरिस्त में है। ये बहुत अलार्मिंग चीज है। बिल्कुल। इसको जो है वो यकीनन हमें जो है इंसानी हकूक से खाइफ होने की जरूरत नहीं है। इंसानी हकूक पे अमल करके पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने की जरूरत है, जिसका वायदा कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह ने भी किया था और जिसकी गारंटी आईने पाकिस्तान भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाजरीन, दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह के नए मौजू के साथ। तब तक इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कंवल को। अल्लाह हाफिज।